नमस्कार, हमारा खास शो 22 का महासमर देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर और मैं हूं चंदन सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ खास रहा है, चुनावी घमासान को लेकर के किस तरह से सियासी गतिविधियां चल रही हैं। 2022 के चुनावी घमासान से पहले यूपी की सियासत उबाल पर है। पहले ग्राम पंचायत और फिर जिला पंचायत में शहर शहर संग्राम देख चुकी यूपी की जनता इन दिनों ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सियासी तलवारों को टकराते हुए देख रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर पिछले 72 घंटों में भारी बवाल देखने को मिला है और अब उस बवाल को लेकर सूबे की सियासत में गजब का उबाल है। लखीमपुर खीरी में महिला से अभद्रता को सियासी तौर पर भुनाने के लिए अखिलेश और उनकी समूची पार्टी टूट पड़ी है। तो सीएम योगी ने मामले में सख्त फैसला लेकर साफ संदेश दे दिया है कि गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। यूपी में ब्लॉकबस्टर चुनाव जारी है। नामांकन के दौरान शहर शहर से बवाल की तस्वीरों ने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहराइच में हत्या कर दी गई, जौनपुर में गाड़ियां फूंक दी गई, जगह जगह पथराव, गोलीबारी और मारपीट की वारदातें हुई। लखीमपुर खीरी में तो महिला कैंडिडेट के साथ बदसलूकी की तस्वीरों ने चुनाव प्रक्रिया के दामन पर गहरा दाग लगा दिया। पर्चा भरने गई थी ब्लॉक पश्चिमा में, वहाँ मेरा पर्चा नहीं भरने दिया और रेखा वर्मा के गुंडों ने पर्चा मेरा लेकर फाड़ दिया। वहाँ छेड़छाड़ की, मेरा पर्स लेकर भाग गए। पुलिस वाले भी थे वहाँ, कुछ भी किसी ने नहीं किया। इस बवाल के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कमान संभाली खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडों को खुली छूट। समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस महिला के साथ है, उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। महिला कैंडिडेट के साथ बदसलूकी को लेकर भी उन्होंने बीजेपी के साथ साथ अधिकारियों पर निशाना साधा। अपनी चेतावनी फिर दोहराई कि ऐसे अधिकारियों को याद रखा जाएगा। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जब सूबे में सियासी घमासान मचा हो तो बीजेपी पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं चूकने वाले एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भला कैसे चुप रह सकते थे। मुरादाबाद में उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है, ये हम कह रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान की धज्जी उड़ा रही है ये सरकार। इनकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन इन सब का जवाब सीएम योगी ने अपने सख्त एक्शन से दिया। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ बदसलूकी को लेकर सीओ और एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं, जिसमें कि एडीएम एफएनआर उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें हमने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी 2 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम ने चुनाव के दौरान हिंसा को कड़ाई से निपटने के आदेश दिए हैं। वहीं अराजकता को माहौल बिगाड़ने की साजिश भी करार दिया गया। सरकार के समय कहीं कोई गड़बड़ करता है उस पर सख्त कार्रवाई निर्वाचन आयोग भी कर रहा है। सरकार भी सजग है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, वह सब समझते थे कि हम गुंडागर्दी के बल पर हर ब्लॉक और हर जिले पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन यूपी की जनता गुंडागर्दी की वापसी न जिले में चाहती है और न ब्लॉक में चाहती है। जिला पंचायत के चुनाव के बाद अब यूपी की सियासत में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा ने इस घमासान को और बढ़ा दिया है और सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो जहां विरोधी पार्टियां इस मामले को लेकर के निशाना साध रही हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ब्लॉक प्रमुख हिंसा को लेकर के सख्त रवैया अपनाया जाएगा और इस मामले में साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुंदन, पूरे थाने पर एक्शन लिया गया है। कुल मिलाकर के देखिए तो सख्त एक्शन लिया गया है। सीओ और एसओ समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है खीरी वाले मामले में। दरअसल खीरी में महिला से बदसलूकी हुई थी और जो तस्वीरें सामने आई थी उन तस्वीरों के बाद सियासी हमले तेज हो गए थे यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर।
बदसलूकी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल सरकार यह मैसेज देना चाहती है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्रता, किसी भी तरह की बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। बिल्कुल। और इस मामले पर ब्लॉक प्रमुख में हंगामे और सीएम के सख्त एक्शन पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि जो भी गुनहगार हैं, जिन्होंने भी माहौल खराब किया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, सीएम का सख्त संदेश ये है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है, और सबसे पहले क्योंकि बीजेपी का साफ ये निर्देश है, ये संदेश रहता है कि महिला सशक्तिकरण और महिला पे होने वाले उत्पीड़न को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आई थी, उन तस्वीरों का संज्ञान लिया गया और ये जिम्मेदारी थी पुलिस के सामने। जिस तरीके से महिला के चीरहरण की कोशिश की गई और उनका पर्चा नहीं भरने दिया, फाड़ दिया गया, उसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। और यही फ़र्क है दूसरी सरकारों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन में। कुल मिलाकर ये एक्शन ये जताता है कि तस्वीरें अगर सामने आई हैं तो वो एक्शन लिया गया है, और इस एक्शन से ये संदेश जाएगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के भी हों, अगर गलत करेंगे, महिलाओं के साथ अभद्रता करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तो महिलाओं के साथ साथ हिंसा की खबरें जहां से भी आ रही है, वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई हो तो शायद इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने नहीं आती। शुक्रिया अभिषेक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ब्लॉक प्रमुख हिंसा और बदसलूकी मामले पर सरकार की नीतियों का जिक्र किया। दिनेश शर्मा ने साफ कहा है कि ऐसा काम करने वाले लोगों पर एनएसए के तहत एक्शन होगा, लेकिन फौरी तौर पर यह कह सकते हैं कि फायदा जो है प्रशासन और पुलिस जो है सत्ता पक्ष को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप तो लग ही रहे हैं। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे शख्स की तलाश की जा रही है। यही वो शख्स है जो आसमानी रंग की शर्ट पहने हुए था और इसी ने उस महिला को खींचने की कोशिश की थी और उसके साड़ी को खींचा था, और ये एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका दूसरा साथी फरार है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए यह भी कहा गया कि जो दोषी हैं उन्हें तो कानून का सामना करना ही पड़ेगा, साथ साथ वो अधिकारी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इस तरह का एक्शन लिया गया है। और जो हिंसा की खबरें जिन जिलों में आई है, क्या ऐसी कार्रवाई बाकी जिलों में भी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। मुख्यमंत्री जी के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ के सीओ थे, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के 3 एसआई थे, 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलन में है। हिंसा का, आपराधिक कृत्य का कोई स्थान प्रदेश में नहीं है। गुंडा तत्व चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, एक समान कार्रवाई और कठोर कार्रवाई केवल उसके लिए है। इस सरकार की नीति है। और यूपी सरकार जल्द ही नई जनसंख्या नीति जारी करने वाली है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नई जनसंख्या पॉलिसी 2021-2030 जारी करेंगे। गुरुवार को लोक भवन में नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। सीएम ने कहा कि जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता की जरूरत है। जनसंख्या नीति समय की मांग है। जनसंख्या जो कि लगातार विस्फोटक गति से बढ़ रही है। सीएम ने साफ कर दिया है कि नई जनसंख्या नीति समय की मांग है और इससे अब और बचा नहीं जा सकता है। तो 11 जुलाई को ही नई जनसंख्या पॉलिसी हमारे सामने होगी। उत्तर प्रदेश में कैसी जनसंख्या पॉलिसी होगी, न्यूज स्टेट इस पर नजर लगातार बनाए रखेगा और समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों पर भी फोकस किया जाएगा। कानून का मसौदा तैयार कर रहा है विधि आयोग और इसी मसौदे को जारी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसंख्या पॉलिसी जो है 2021 और 30 के बीच क्या पॉलिसी रहेगी वो हमारे सामने, और इसमें नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जाएगी। अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, जनसंख्या पॉलिसी तो ठीक है, वक्त की डिमांड है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ा जाता है समुदाय विशेष फोकस। ये क्या चुनाव के मद्देनजर ये शब्द जोड़ा जा रहा है? चुनाव के मद्देनजर भी इस जनसंख्या पॉलिसी को देख सकते हैं क्या?
देखिए, इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो सच है कि इस वक्त पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो चूंकि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है, और वैसे में बहुत समय से ये मांग की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए, जो जनसंख्या नीति सरकार लेकर आ रही है, ये कोई नई जनसंख्या नीति नहीं है, बल्कि ये पुरानी जनसंख्या नीति है। और चूंकि लेकिन बदलते समय में अब इसको रिन्यू करने की बात चल रही थी, नए विस्तार देने की बात चल रही थी, तो ऐसे में 2021 से लेकर 2030 तक के लिए सरकार एक नई जनसंख्या नीति लेकर आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से इन बातों पर चर्चा की जाएगी कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए किस तरीके से जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है उसको ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे समझे कि 2 बच्चे क्यों अच्छे होते हैं। तो ये पॉलिसी है जो कि सरकार लेकर आ रही है। इस मामले पर सियासत होनी तय है, क्योंकि चुनावी राज्य है और 22 के महासमर में यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अविनाश। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक खबर चुनाव से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ी हुई, आप इस खास शो में एक छोटे से ब्रेक के बाद भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ मिलकर इस बार नया समीकरण बना रहे हैं, और इसके लिए वो उस इतिहास को दांव पर लगा रहे हैं जिस नाम पर उनकी पूरी की पूरी राजनीति चलती है। ओवैसी जिंदाबाद, 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 ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहराइच के इस दरगाह पर असदुद्दीन ओवैसी की जियारत से प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी मिशन उत्तर प्रदेश फतह करने के इरादे से बहराइच में अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने आए थे। साथ ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ओवैसी ने जो कुछ भी किया उससे उत्तर प्रदेश का राजभर समाज गुस्से में है। द्रोह जैसा अपमान ओवैसी ने किया है कि राजभर समाज का नौजवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करने। ओवैसी ने 22 के महासमर में इस बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में अब राजभर समाज ये सवाल पूछ रहा है, महाराजा सुहेल देव के नाम पर सियासत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से हाथ क्यों मिलाया? प्रकाश राजभर का महाराजा सुहेल देव से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, न उनके बारे में कोई उनका चिंतन है, न उनके वो सिंपथाइजर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर वो महाराजा सुहेल देव के चिन्हों पर चलने वाले कोई व्यक्ति होते तो आज वो असदुद्दीन ओवैसी के उस पर न चलते। ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग किनारे हैं जो मिल नहीं सकते हैं, और वो किनारे अगर मिले हैं तो इसका मतलब वो केवल राजनीतिक चेष्टा वश हुआ है। राजा सुहेल देव की विरासत का दम भरने वाले ओम प्रकाश राजभर ने उस असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया जिन्होंने चुनावी लड़ाई का आगाज ही सालार गाजी की दरगाह पर सजदा करके किया। तो सवाल उठने लाजमी थे। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में थे। बहराइच पहुंचने के बाद ओवैसी ने सबसे पहले बहराइच में अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, और उसके बाद ओवैसी सीधे पहुंचे सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर, जहां पर उन्होंने जियारत की। हालांकि ओवैसी के इस दौरे को सियासी नज़र से भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ओवैसी का ये दौरा पूरी तरीके से सियासी है, क्योंकि ओवैसी ने पहले ही ये घोषणा की थी कि यूपी में 100 सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे में आज जिस तरीके से ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे, उसके बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। हालांकि दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि आमतौर पर यहाँ पर बहुत से पॉलिटिशियन आते हैं, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, जो कि ओवैसी के सहयोगी हैं, और ओवैसी पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा का ये कहना है कि एक तरफ सैयद सलार मसूद गाजी को मानने वाले ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ महाराजा सुहेल देव के नाम पर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं, और ये दोनों लोग एक साथ हैं क्योंकि इन्हें यूपी में चुनाव लड़ना है। हालांकि 22 के महासमर में राजभर की तरफ से सफाई आने में देर नहीं लगी। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो करेक्टर ढीला है।
ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे। क्या बीजेपी के लोगों से पूछो, क्या राजभर को सीएम बनाएंगे? दरअसल ओवैसी की पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के 20% मुस्लिम वोट बैंक पर है और उत्तर प्रदेश में 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं। लेकिन ओवैसी को 2017 की हार भी याद होगी, जब इसी मुस्लिम वोटरों के सहारे वो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उतरे थे। बहराइच से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो ओवैसी और राजभर एक साथ आए हैं और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि राजभर और ओवैसी जो गठजोड़ हुआ है ये फतेह दिलाएगा या फिर शिकस्त दिलाएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि नदी के दो धाराएं हैं, दोनों की विचारधारा अलग रही है। अगर इतिहास के झरोखे से देखें तो दोनों नदी की अलग अलग धाराएं दिखाई देती है। गाजी की दरगाह 22 के समर का महंगा सौदा क्या होगा, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं क्या इतिहास को भूल गए हैं ओम प्रकाश राजभर, जिस राजा सुहेलदेव के नाम पर सियासत कर रहे हैं उन्हीं के दुश्मन की मजार पर गए। बिल्कुल, 18% वोट को साध पाएगा क्या ये गठजोड़, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल ये है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल कि ओवैसी के एजेंडे से क्या वोटों का ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल, सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सुशांत, हमें बताइए कि दरअसल नदी के दो धाराएं एक साथ मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। लोगों को ये दो धाराएं एक साथ एक जगह पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं हजम हो रही है क्या? देखिए, फिलहाल तो ये हजम नहीं होती, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करते हैं और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर वोट मांगते हैं और वो जाते हैं उस मजार पर चादर चढ़ाते हैं, जो कि इतिहास गवाह है कि 1033 ईस्वी में वहां पर जो लड़ाई हुई थी वो महाराजा सुहेलदेव और सलार गाजी के बीच हुई थी और वहां पर महाराजा सुहेलदेव ने उसको हराया था और जीत दर्ज की थी। पर आज राजभर उसी मजार पे जाते हैं और इसी को लेकर के मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। साफ साफ विवाद खड़ा हो गया है कि राजभर ये जवाब दे कि क्या सलार गाजी को वो समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब साफ है क्या महाराजा सुहेलदेव को वो नकारते हैं। तो इसी को लेकर के लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को और सवाल यही पूछ रही है कि क्या उन्होंने अपने उसूलों को ताक पर रख दिया है, जिस जातीय नायक के नाम पर राजनीति करते हैं क्या उनके आदर्शों को भूल गई है। आप सुशांत, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 15 जुलाई को प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा होना है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, विकास की कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दौरा मुख्यमंत्री ने भी किया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आमतौर पर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जाते हैं ऐसी जगहों पर और वहां पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी गए थे। जी सुशांत, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के दौरे की तो क्या जानकारी मिल रही है इस दौरे को लेकर? देखिए, जुलाई है वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और हम आपको दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा बिताएंगे और इसी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सामने जो आपको छोटा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है, हालांकि गेट अभी बंद है सुरक्षा से, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के एम्बेसडर दोनों ही रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे और उसके बाद इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा और अंदर जो हॉल है वहां पर एक छोटी सी सभा होगी। हालांकि सभा में लिमिटेड लोगों की यहाँ पर परमिशन दी गई है, मीडिया को फिलहाल वहां पर एंट्री नहीं रखा जाएगा। तो 15 जुलाई की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए सुशांत आपका। और आज के 22 के महासबर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की सियासी खबरों के साथ जिनका 2022 चुनाव से नाता है। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।